नमस्कार, स्वागत है आपका IIT न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा मिड कैप को लेकर खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में कल की गिरावट के बाद आज हम फिर से देख रहे हैं कि अच्छी शुरुआत टिक नहीं पाई और निफ्टी इस वक्त दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है और ऊपरी स्तरों से अगर हम कमजोरी की बात करें तो करीब करीब 250 अंकों के आसपास की गिरावट हम निफ्टी में देख रहे हैं और इस वक्त जो कमजोरी है करीब 90 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक में कमजोरी थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि 350 अंक टूट गया है निफ्टी बैंक और 56,400 के नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप में स्मॉल कैप में भी रिवर्स गियर लगा है, वहां पर भी ऊपरी स्तरों से तेज सेल ऑफ आई है। मिड कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से करीब करीब 800 पॉइंट टूटा है, तो स्मॉल कैप की बात करें तो ऊपरी स्तर से करीब 200 पॉइंट के आसपास की नरमी इस वक्त हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक के 12 में से इस वक्त आपको 2 शेयर सिर्फ तेजी वाले दिखाई देंगे और 2 शेयर हैं फेडरल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिलेटिवली थोड़े से मजबूत भी रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक अपनी तेजी को गंवाकर लाल निशान में फिसला है और आईसीसी बैंक के शेयर में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट पर ही कारोबार हो रहा है। लेकिन ज्यादा कमजोरी हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक के शेयर में, करीब 1.5% नीचे ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मिड कैप में कमाई के मौके आपको हम बताएंगे, अपने एक्सपर्ट को जोड़कर समझेंगे कि आपके लिए ट्रेड की अच्छी अपॉर्चुनिटी कहां पर बन रही है और इंडेक्स का व्यू भी लेंगे। कोशिश करेंगे कि एक निवेश के लिए आपको दमदार मिड कैप शेयर बताएं। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप की जो तस्वीर है वो कैसी है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, उससे काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा। आनंद राठी ये शेयर हम 3% ऊपर देख रहे हैं और वजह इसकी ये है कि क्वार्टर 2 में यानी कि सितंबर तिमाही में आय जो है 23% बढ़ी है, तो इसमें तेजी बन रही है। लैंडमार्क कार्स इसके अच्छे नतीजे आए थे, 7% दौड़ा है ये शेयर और सालाना आधार पर आय में करीब 30% के आसपास की बढ़त है, इसके चलते इस शेयर को सपोर्ट मिला है। जस्ट डायल कमजोरी वाला शेयर 5% गिरा है ये और उसकी वजह यह है कि सितंबर तिमाही के मुनाफे में करीब 22.5% के आसपास की कमी आई है सालाना आधार पर और इसके चलते जस्ट डायल के शेयर पर आज के सत्र में हम प्रेशर देख रहे हैं। इन तीनों कंपनीज पर शो में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इंडेक्स पर व्यू लेते हैं क्योंकि बाजार थोड़ा यहां से वीक हो रहा है। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका IIT न्यूज़ स्वदेश पर। पहला रिएक्शन आपसे इंडेक्स पर चाहिए मानस जी। कल हमने कमजोरी देखी, आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी थोड़ी सी और गहराती हुई दिख रही है और इंट्राडे में ये प्रेशर आ रहा है। 25,200 के नीचे फिर से निफ्टी चला गया है। क्या करना चाहिए मानस जी निफ्टी में? क्या गिरावट पर खरीदारी करनी है या फिर थोड़ा सा सतर्क रहना है? आपका व्यू क्या होगा? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो निफ्टी 25,300 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अगर आप 60 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो निफ्टी ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन अभी कुछ मिनटों पहले किया है। तो उस हिसाब से अगर हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, केवल इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो संकेत तो अच्छे नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि अगर हम पोजिशनली बात करते हैं तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक अंडरटोन बुलिश बना रहेगा। इंट्राडे के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको डेफिनेटली होल्ड करें। 25,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले। इस गिरावट पे खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका व्यू आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस का होना चाहिए और आप 25,000 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। मेरा समझना है कि जो मूव हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, इसे कंसोलिडेशन की तरह देखें और कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको 25,500 से 25,600 तक की रैली भी निफ्टी दिखा सकता है। तो पोजिशनली ट्रेड लिया जा सकता है, बट इंट्राडे के लिए कोई खास व्यू नहीं है। शायद एक रेंज में निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक ट्रेड लॉन्ग साइड भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको 3-4 दिन का ट्रेड लेना है तो आप निफ्टी में ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड मत कीजिए। और बाय ऑन डिप्स के लिए मार्केट ठीक है, 25,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 25,500 के टारगेट के लिए आप निफ्टी में यहाँ से तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। और मैं ऑप्शंस की डेटा भी चेक कर रहा था कि 25,000 पर एक बढ़िया सपोर्ट है, 25,000 से लेकर 25,100 की जोन में। मुझे लगता नहीं कि बाजार इसके नीचे आ जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि फिलहाल के लिए जो हर्डल दिखाई दे रहा है वो क्लियरली है 25,200 के 200 से और 300 के रेंज में जाके शायद निफ्टी फंसे। लेकिन अगर आपका 3 से 4 दिन का व्यू है तो बिल्कुल ही मानस जी की सलाह पर आप अमल कीजिए और निफ्टी के लिए 25,500 के टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। मानस जी, स्टॉक्स की जरा बातचीत करते हैं। बताइए आज शेयरों में आपको क्या पसंद आया है, कहां पर आपने स्टडी की है और क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, एक रिकमेंडेशन तो MCX है, जहां पर आप अभी भी ऑलरेडी हमने मूव देखा है, लेकिन अभी भी
एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक ने अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक किया है। तो एमसीएक्स में 9149 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। आपके जो टारगेट है वो 9600 के आसपास के रह सकते हैं, तो एमसीएक्स में खरीदारी करें। जो दूसरा स्टॉक है सोना कॉम्स, अगर आप देखें तो सोना कॉम्स में स्टॉक ने बॉटम बनाया था करीब 400 रुपए के आसपास, फिर हाई टॉप हायर बॉटम को कंफर्मेशन दिया, 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया और आज स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है। आई थिंक सोना कॉम्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 437 437 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 460 460 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक। ठीक है, ये दो शेयर हैं सोना बीएलडब्ल्यू यानी कि सोना कॉमस्टार 460 रुपए के टारगेट से आप इसमें बाइंग कीजिए, 437 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और एमसीएक्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर चला गया है। अगर आप मार्च से देखेंगे तो करीब 110% के आसपास का सॉलिड उछाल है एमसीएक्स के शेयर में, लेकिन ये यही नहीं रुकेगा और ये 9600 के टारगेट दे रहे हैं मानस जी। काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अगर आप महीने भर में भी देखेंगे तो एमसीएक्स के शेयर में काफ़ी अच्छी रफ्तार आई है, करीब 20-22% चढ़ गया। और उसके पीछे की वजह यह है कि जो गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि इन दोनों कमोडिटीज़ का अगर आप ऑप्शंस के वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे तो नेशनल वॉल्यूम में करीब करीब 60% के आसपास का हिस्सा है सोने और चांदी का। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम और फिर ज़बरदस्त तेज़ी एमसीएक्स के शेयर पर भी बन रही है। 4% ऊपर ये कारोबार कर रहा है, नए हाइस पर पहुंचा ही। तो ये दो शेयर होंगे मानस जी की तरफ से। कुछ और शेयरों पर व्यू लेते हैं और जो शेयर हमने तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने रखे थे जरा उसके बारे में जरा व्यू ले लेते हैं। लैंडमार्क कार्स जरा चेक कीजिए मानस जी, 7% के आसपास की तेजी है। प्रीमियम कार्स में ये कंपनी डील करती है, उनके शोरूम्स चलाती है। जरा इसका चार्ट जरा चेक करके बताइए कैसा लग रहा है ये शेयर है, क्योंकि आज तो बढ़िया तेजी है, करीब करीब अब तो 9-10% के आसपास की तेजी बन गई है। हालांकि महीने भर में नेट शेयर डाउन ही दिखेगा। आज की तेजी पर ट्रस्ट करके कोई सौदा ले। अभिषेक जी एक मिनट रुक जाइए, मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग हो गया। ओके, तो देखिए लैंडमार्क की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ था पिछले करीब अगर आप 2-3 हफ्ते देखें तो स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाए थे, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट किया। वहां से अब जब रिवर्सल देखने को मिला है तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 620 था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला है। तो मेरे ख्याल से तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 614 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है, इस उम्मीद में कि 660 का जो पिछला हाई था स्टॉक उसको ब्रेक करके 675 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, 675 की तरफ जाने की कोशिश करेगा लैंडमार्क कार्स। और हम देख रहे हैं कि अगर आप मार्च के निचले स्तर से देखेंगे तो ये शेयर भी लगभग डबल हो गया है। कहानी बिल्कुल एमसीएक्स वाली है, इसमें भी अलग सेगमेंट अलग बिजनेस है, लेकिन प्राइस आप देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट मतलब बनी है। महीने भर में तो ये शेयर नीचे है, लेकिन मार्च में ये शेयर गया था करीब 330-335 रुपए के आसपास, और वहाँ से देखेंगे तो अब ये 650 रुपये के आसपास जाके कारोबार कर रहा है। तो 675 रुपये का टारगेट होगा। 614 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आपको ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं मानस जी। अब एक काम करते हैं, जरा मिड कैप में और स्मॉल कैप में जो शेयर तेजी से आगे गए हैं या फिर जहां पर आज हम गिरावट देख रहे हैं उनकी सूची लेकर आते हैं, और तमाम दर्शकों के पास हो सकता है कि वो शेयर हो, उनमें ट्रेडिंग की पोजीशन हो, उन पर व्यू लेते हैं। तो तेजी वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि टाटा कम्युनिकेशंस में अच्छी तेजी है, करीब करीब 3% के आसपास की मजबूती है। वारी एनर्जी में आज तेजी है। कल हमने देखा था कि वारी रिन्यूएबल का शेयर चल रहा था अच्छे नतीजों के दम पर। इरेडा में अच्छी तेजी है, करीब 3% के आसपास की। और 361 जिसको हम आईएफएल वेल्थ के नाम से जानते थे, ये शेयर भी लगातार मजबूत हो रहा है, 1.5% के आसपास की मजबूती है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एमएनएम फाइनेंशियल और मुथूट फाइनेंस के शेयर में भी आज के सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। इरेडा पर व्यू जानना चाहेंगे आपसे मानस जी। हालांकि अपने 52 वीक हाई से तो काफ़ी नीचे शेयर दिखाई देगा, लेकिन व्यू क्या है आपका शेयर को लेके, क्योंकि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो रिन्यूएबल से जुड़ी कंपनीज हैं उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अब अपना बॉटम बना चुका है इरेडा। क्या ये शेयर चल जाएगा यहां से? देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा समझना है कि जब तक 165 रुपए के ऊपर ना निकले, यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक लेना थोड़ा मुश्किल है। उसके ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रेड लिया जाएगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट पे आप कहें 60 मिनट चार्ट पे जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि एक बाउंस बैक प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। डिस्क्लोजर है कि एक ट्रेडिंग कॉल हमने अपने क्लाइंट्स को भी स्टॉक में दिया हुआ है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, 151 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए
और 162 ₹162 के आप टारगेट सेट करके चल सकते हैं स्टॉक। ठीक है, ₹162 के टारगेट के लिए ईडा को भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं मानस जी। 361 वैम, इसमें हम देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम में ये शेयर लगातार है। अगर हम पिछले 10 सत्र की बात करें तो 10 में से 9 सत्र में ये शेयर चला है और हमने देखा था कि जो प्रीवियस क्वार्टर के यानी कि Q1 के जो नतीजे आए थे ना, वो नतीजे भी ठीक ठाक आए थे 361 वैम के। ये शेयर आप मानस जी ट्रैक करते हैं 361 वैम? तो देखिए, अगर आप मेरे ख्याल से जुलाई के मंथ से देखें तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था 1100 और 1000, इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज क्योंकि 1100 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा स्टॉक ने ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला है। मेरा समझना है कि यहाँ पर आप एक लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो रहेंगे 1094 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट आपको 1175 और 1210 ये आपको टारगेट सेट करके चल रहा है। ठीक है, 1210 और 1175, 1210 1094 का होगा आपके लिए इसमें स्टॉप लॉस 361 वैम में। टारगेट स्टॉप लॉस डाल दीजिए 1175 और 1210 रुपए के टारगेट होंगे इस शेयर के लिए। ठीक है, बढ़िया है। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, उस पर व्यू लेंगे और जो गिरने वाले शेयर हैं उसकी भी लिस्ट हम मानस जी के सामने रखेंगे और उनकी एक्सपर्टीज से आपके लिए कुछ अच्छे ट्रेड्स खोजेंगे। लेकिन उसके पहले समय हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन का। और ऑप्शंस के चैंपियन में आज कहां पर आपके लिए अच्छे मौके हैं ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मार्केट तो थोड़ा सा ढीला ढाला ही है, आप बताएंगे कि कौन सा शेयर पर आपने बेट किया है, क्या खरीदना है? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यस, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट में थोड़ा सा दबाव है बट अभी भी ब्रॉडर सेटअप मार्केट का पॉजिटिव साइड पे ही है। रिलायंस के ऊपर ध्यान जा रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्टूबर सीरीज का 1380 का कॉल ऑप्शन दिख रहा हूँ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 23 रुपीज के आसपास है, टारगेट आएंगे 43 रुपीज के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 16 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,000 रुपीज का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। ब्रॉडर सेटअप अगर हम देखते हैं तो हायर बॉटम फॉर्मेशन है, 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास रिलायंस ट्रेड कर रहा है और अभी भी जो मार्केट में दबाव है इतना रिलायंस में करेक्शन नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है यहाँ से अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो रिलायंस में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपसाइड में मोमेंटम और बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये भी 1380 वाली कॉल आपको खरीदनी है और 23 रुपए का भाव पर आपको मिल जाएगी। लक्ष्य 43 का, स्टॉप लॉस 16 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 10,000 का, अधिकतम नुकसान 3,500 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो इसमें अच्छा दिख रहा है, पर दिक्कत यह है कि एक रेंज में फंसा हुआ शेयर है। हम देखते हैं कि 1400 रुपए के ऊपर निकलने की कोशिश करता है लेकिन फिर वो फंस जाता है, फिर शेयर में सप्लाई आती है। लेकिन ये ज़रूर है कि 1380 से लेकर 1360 से 1380 रुपए के बीच में ना एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन भी हुआ है। और कल हमारे एक एक्सपर्ट थे निनाद तामणेकर, उन्होंने भी रिलायंस के शेयर को लेकर थोड़ा लंबा व्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको 1 से 1.5 महीने अगर रखना है कैश में तो आराम से इसमें 1500-1550 रुपए के आसपास के टारगेट आ सकते हैं। तो भरोसा तो है और ये ऑप्शंस की स्ट्रेटजी भी इस पर आपने अमोल को दी है, तो आपको जहां पर भी आपका कंफर्ट अलाउ करे आप उसके हिसाब से अपनी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए इस ट्रेड में। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त भी हो गया है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बातचीत करेंगे कि जो मिड कैप में जो शेयर आज गिरावट के शिकार हो रहे हैं वो कौन से हैं और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हो सकता है कि कई सारे शेयर आपके लिस्ट में भी हो, तो आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। संकल्प से समृद्धि। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। वाई अंकल? क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। और इस बीच आप देख रहे होंगे कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एमसीएक्स पर चांदी ऊपरी स्तर से करीब 5,500 रुपये टूटी है, 5,700 रुपये। अब जो तेजी है वो रह गई है 1.5% की, और 2,500 रुपये हालांकि अभी भी ऊपर है, ये आज के भाव हैं। लेकिन हमने देखा है कि फिजिकल मार्केट में थोड़ी चांदी की वो शॉर्टेज की बातचीत आ रही है। क्या उससे ये सपोर्ट मिला था? चांदी के भाव में हमने लगातार तेजी देखी और ऊपरी स्तरों से ये प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है। तो ये स्विंग्स बहुत वाइल्ड हैं, और इस बेस पर ये इतना वाइल्ड स्विंग मतलब ये थोड़ी सी ना हजम होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन ये कि हकीकत है ये कि 1,57,200 रुपये के आसपास के प्राइसेस हम आज सिल्वर के इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन एक और आज बाजार को बढ़िया सरप्राइज मिला, वो था एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्रंट पर, क्योंकि आज इसकी लिस्टिंग होनी थी। 11,500 करोड़ रुपए का आईपीओ, सब्सक्रिप्शन था 54 गुना का जबरदस्त, और आज 50% के प्रीमियम पर यह शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ रही हैं। स्नेही, बताइए क्या डिटेल्स है लिस्टिंग की, और ये भी बताइए कि बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो कंपनी थी जिनके साथ इनका वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा था, वो कितना ब्रिज हुआ है आज की तेजी के बाद? जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं और बात करते हैं सबसे नए लिस्टिंग के बारे में। आज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का जो लिस्टिंग हुआ है, उम्मीद से कहीं बेहतर लिस्टिंग देखा है। और प्रीमियम मार्केट में जी उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छा लिस्ट करेगा, बट ये तो सबकी उम्मीद से बेटर हुआ है। 50% ज़्यादा का प्रीमियम के साथ ये लिस्ट हुआ है एनएसई और बीएसई पर। याद रखिएगा आईपीओ की साइज़ थी 11,607 करोड़ रुपये, और इसको 54 गुना का धमाकेदार सब्सक्रिप्शन भी मिला था। 10,000 करोड़ से बड़े आईपीओ में लिस्टिंग पर सबसे शानदार रिटर्न आज तक एलजी का रहा है। और आईपीओ के लिए 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की रिकॉर्ड बोलियां भी दिखी थी हमें, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था एलजी आईपीओ के बारे में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बाकी लिस्टेड कंपनी के साथ इसकी तुलना करें तो वैल्यूएशन के दम पर ये सस्ता है। आइए देखते हैं कि पेयर के साथ, अपने पेयर्स के साथ, दूसरे लिस्टेड कंपनीज के साथ उनके क्षेत्र में ये कैसे कंपेयर होते हैं। इनका FY26 प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन लेंगे तो एलजी इंडिया है 40 टाइम्स, हैवेल्स के बारे में बात करें तो 57 टाइम्स, ब्लू स्टार 59, वर्लपूल 44, वोल्टास 48 टाइम्स, और सिम्फनी भी है जो 27 टाइम्स है। पर सिम्फनी थोड़ी सी छोटी कंपनी है और वो एयर कूलर्स में डील करती है, एयर कंडीशनर्स नहीं बनाती, एसी नहीं बनाती, तो सिम्फनी को छोड़ देंगे। वोल्टास सबसे महंगा है 48 टाइम्स पर, और इन सब के बीच में नया लिस्टेड एलजी इंडिया अभी भी लिस्टिंग गेंस के बाद भी सस्ता है 40 टाइम पर। तो ये था एलजी आईपीओ के बारे में सारी खबरें और धमाकेदार लिस्टिंग आज हमने देखी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ की एनएसई और बीएसई दोनों पर। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया। तो पहले हमने देखा था कि FY26 पी इसका जो था वो था 32x आईपीओ भाव पर, और अब ये बढ़ के इस बम्पर लिस्टिंग के बाद 40x पर है। बट अभी भी ये जो है ना, हैवेल्स से ब्लू स्टार, वर्लपूल, वोल्टास अभी भी इनसे सस्ती है। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इसमें ज़रूर आई है। 1710 रुपये के आसपास ये शेयर लिस्ट हुआ, और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इसमें आई है। तो मे बी के नए निवेशकों के लिए थोड़ा कंफर्ट होगा। इस वैसे भी एक रिपोर्ट आई है, मोतीलाल ओसवाल ने लिस्टिंग से पहले इस पर कवरेज अपनी इनिशिएट की है, और जो टारगेट दी है वो दी है 1,800 रुपये के एलजी इंडिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा वो शेयर देख लेते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट है मिडकैप में। तो गिरावट साफ तौर पर पहला शेयर तो एलजी के इम्पैक्ट वाला ही शेयर होगा, वह है डिक्सन टेक का, क्योंकि एक और विकल्प बाजार में आ गया और डिक्सन के वैल्यूएशन थोड़े से महंगे भी हैं। यस बैंक में कमजोरी है, हमने देखा था शेयर ये 24 रुपये के आसपास तक गया था जब एसएमबीसी ने इसमें 24% के स्टेक ले लिए थे, उसको रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई थी। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। वोडाफोन आइडिया की सुनवाई जो थी वो टल गई थी कल फिर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि आप थोड़ी सी और क्लैरिटी दीजिए कि आपका स्टैंड क्या है। तो वोडाफोन आइडिया में थोड़ी गिरावट आ रही है, और लुपिन के शेयर में देखने काफी वोलेटाइल है। ये शेयर वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, 2% के आसपास की नरमी आज के सत्र में शेयर देख रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा, हडको दो और शेयर हैं जो कमजोरी दिखा रहे हैं। डिक्सन टेक और यस बैंक, इन दोनों शेयरों पर मानस जी आप इकट्ठे राय दीजिए। डिक्सन टेक क्या और गिरेगा, और यस बैंक की तेजी क्या फिलहाल के लिए इस पर ब्रेक लग चुकी है? देखिए डिक्सन का ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। उसका रीजन ये है कि हमने पुल बैक देखा था, लेकिन स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और वापस जो गिरावट है वो कंटिन्यू हुई है। मेरा समझना है कि शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। सबसे पहले तो 16,000 के चांसेस हैं कि 16,000 के लेवल को टच करे, लेकिन अगर 16,000 का लेवल ब्रेक हुआ
तो 200 मूविंग एवरेज जो कि 15,700 के आसपास है, उसको स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब आप 17,500 के ऊपर के भाव देखें। अगर 17,500 के ऊपर स्टॉक निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, उससे पहले खरीदारी ना करें। दूसरा स्टॉक आपने यस बैंक की बात की। देखिए, यस बैंक में ऑलरेडी हमने एक मूव देखा है। आज के मूव को एक करेक्टिव मूव की तरह देखना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो मेन ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर आप एक पोजिशन ट्रेडर हैं तो इस गिरावट को खरीदारी के मौके की तरह देखें। 21.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए और 27.50 के आपको टारगेट सेट करने हैं आने वाले 2 से 3 मंथ के लिए। यस बैंक में भी करीब 3% की गिरावट और डिक्सन टेक की जो गिरावट है वो 3% से ज्यादा की है। तो 2 दिन शेयर चला, फिर से 2 दिन शेयर डिक्सन का गिरावट का शिकार हो रहा है। लेकिन चलिए आखिर में ये जान लेते हैं कि अगर आपको निवेश करना है तो फिर मौके कहाँ पर हैं और एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मिड कैप के महारथी सनी अग्रवाल। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज के लिए आपने कौन सा शेयर सिलेक्ट किया है, कहां पर आपको ग्रोथ अच्छी दिख रही है? गुड आफ्टरनून। आज मिड कैप के तौर पर इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज इंफा के नाम से भी जानी जाती है कंपनी, इसे रिकमेंड करना चाहेंगे विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1415 1415। बेसिकली अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो बेसिकली उड़ीसा बेस्ड कंपनी है एंड दे आर प्रीडोमिनेंटली इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरोक्रोम। जो फेरोक्रोम होता है वो स्टेनलेस स्टील बनाने में एक मिनरल या कमोडिटी यूज होती है, तो उसकी प्रोडक्शन की क्षमता है कंपनी की। तो कंपनी के पास कैप्टिव और भी है माइनिंग और जो उसे प्रोडक्शन बनाने की जो क्षमता है तकरीबन 2,84,000 मेट्रिक टन की है। अभी जो 2,84,000 टन की जो कैपेसिटी है, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 फेज में कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है फिस्कल ईयर 26 में, जिसके चलते 96,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी और ये इसमें जुड़ जाएगी, जो कि मोटा मोटी 40% कैपेसिटी में हम इंक्रीमेंट आते हुए देखेंगे। अगेन ये जो फेरोक्रोम है ये डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में दोनों जगह सप्लाई करती है ये कंपनी। तो अगर मैं रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करता हूं तो FY25 में कंपनी ने तकरीबन 2600 करोड़ की टॉप लाइन दर्ज करी थी और जो प्रॉफिट था 380 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। जो हमारा मानना है कि 26 में बढ़कर 2900 करोड़ का प्रॉफिट और प्रॉफिट सेल्स माफ कीजिएगा, और प्रॉफिट 488 से 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी दर्ज करेगी, जो कि कन्वर्ट होगी 90 रुपीज के EPS पर। तो अगर हम EV बीटा पे बात करें तो 8 टाइम्स EV बीटा पर कंपनी ट्रेड कर रही है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी क्लोजर टू 19%। आई थिंक अगेन जो फेरोक्रोम के प्राइजेस हैं वो अप ट्रेंड में है सिमिलर टू अदर कमोडिटी, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से इंफा में पैसा लगाया जा सकता है। कंपनी है, थोड़ी छोटी जरूर है, 6,500 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो लगभग इसने निवेशकों के पैसे डबल कर दिए हैं। और मैं वही देख रहा था कि वैल्यूएशंस वगैरह कैसे हैं, वैल्यूएशंस वगैरह भी इसके ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो कई मैट्रिक्स पर अच्छी कंपनी है। लक्ष्य 1415 रुपये का और 6 से 12 महीने में अचीव हो जाने की उम्मीद है, ऐसा भरोसा है सनी अग्रवाल का। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस शो को अब समाप्त करने का समय भी हो गया है। सनी जी आपका बहुत शुक्रिया और मानस जी आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़कर तमाम शेयरों पर अपना व्यू और इंडेक्स में हमारे जो दर्शक हैं उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। इस शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, आप अपने सवाल हमसे पूछिए मार्केट को लेकर, अपने किसी स्टॉक्स को लेकर, या फिर कोई स्टॉक अगर आपको खरीदना है उसको लेकर योर स्टॉक्स में। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी।